सुपर मारियो और टेट्रिस जैसे अमेजिंग गेम्स आपने कभी ना कभी तो खेले ही होंगे। आज हम इसी अमेजिंग गेम की रियल लाइफ स्टोरी जानने वाले हैं। 2023 में रिलीज हुई मूवी टेट्रिस से। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है ईयर 1988 से, जहां हम हैंक रॉजर्स को देख पाते हैं, जो कि हमारी मूवी का मेन लीड भी है। हैंक बुलेट प्रूफ सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ है, जो कि एक गेमिंग पब्लिशिंग कंपनी है, और वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ टोक्यो जापान में रहता है, और उसे जापानीज बिल्कुल भी नहीं आती। जहां वो लास वेगस के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में अपनी कंपनी द्वारा बनाई गई नई गेम्स दिखा रहा होता है। हालांकि उसकी गेम्स एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित होती है, लेकिन वहां वो एक नई गेम को देख इम्प्रेस्ड हो जाता है, टेट्रिस, जिसे कि एक प्रोग्रामर एलेक्सी ने बनाया होता है, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी इलॉर के लिए काम कर रहा होता है सोवियत यूनियन में, यानी कि रशिया। हैंक अपने बैंक मैनेजर से मिलता है और उसे टेट्रिस की पूरी कहानी एक्सप्लेन करता है कि कैसे रॉबर्ट स्टेन ने इलॉग से टेट्रिस के वर्ल्ड वाइड लाइसेंसिंग राइट्स ले लिए हैं और उसे एक बड़े बिजनेसमैन और मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल को बेच दिए हैं, जहां रॉबर्ट मैक्सवेल के साथ उसका लड़का केविन मैक्सवेल भी इस बिजनेस डील में शामिल होता है, जो कि मिररसॉफ्ट कंपनी का सीईओ भी है, जिसके बदले में रॉबर्ट को गेम रॉयल्टीज दी जाएगी। और केविन, जो कि मिररसॉफ्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, उसने टेट्रिस के जापान राइट जैसे कि पीसी, कंसोल और आर्केड राइट हैंक को बेच दिए है। हैंक टेट्रिस को जापान में रिलीज करने के लिए वहां की सबसे बड़ी गेमिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी निंटेंडो के सीईओ हिरोशी यामायूची से मिलता है। निंटेंडो ने ऑलरेडी एक सुपर हिट गेम सुपर मारियो को रिलीज किया होता है, और हैंक उन्हें टेट्रिस की पार्टनरशिप ऑफर करता है, जहां वो उनके लिए टेट्रिस के निंटेंडो कार्ट्रिजेस और आर्केड मशीन्स को प्रोड्यूस करेगा, और वो लोग तुरंत ही मान जाते हैं। और इन सब के प्रोडक्शन के लिए उसने अपने घर तक को गिरवी रख दिया होता है, जिसके लिए उसने अपनी वाइफ को भी कन्विंस कर लिया होता है, जो कि उसकी कंपनी को काफी अच्छे से हैंडल करती है। और इसलिए ही वो बैंक मैनेजर से मिलता है, ताकि वो उसे $3 मिलियन की लोन दे सके। लेकिन प्रोडक्शन स्टार्ट होने के कुछ ही टाइम बाद हैंक को केविन का कॉल आता है, और वो बताता है कि टेट्रिस के आर्केड राइट्स सेगा, जो कि जापान की दूसरी सबसे बड़ी मल्टीनेशनल वीडियो गेम कंपनी है, उसे बेच दिया है। सेगा वही कंपनी है जिसने सोनिक द हेजहॉग गेम को इन्वेंट किया था। हैंक तुरंत ही हिरोशी यामायूची के पास जाता है और उन्हें इस डील के बारे में बताता है कि आर्केड राइट्स सेगा को बेच दिए गए हैं और उसे कुछ एडवांस चाहिए, ताकि वो केविन से बात कर सके और राइट्स वापस ला सके। लेकिन उन्हें आर्केड राइट्स की कोई फिक्र नहीं होती, बल्कि वो हैंक को निंटेंडो के अमेरिकन हेडक्वार्टर्स में भेजता है, जहां उन्होंने एक बिल्कुल ही रिवॉल्यूशनरी हैंडहेल्ड डिवाइस द गेम बॉय बनाया होता है, जिसे कि वो लोग सुपर मारियो लैंड गेम के साथ रिलीज करने वाले होते हैं, जिसे देख हैंक एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है। हैंक वहां के प्रेसिडेंट मिनोरू अराकावा और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हार्वर्ड लिंकन को कन्विंस करता है कि वो द गेम बॉय को सुपर मारियो के बजाय टेट्रिस के साथ लॉन्च करे, और वो लोग भी इस बात पर मान जाते हैं, क्योंकि सुपर मारियो शायद बच्चों में फेमस हो, लेकिन टेट्रिस गेम हर किसी को पसंद आ सकती है, और वो लोग भी इस बात पर मान जाते हैं। और हैंक तुरंत ही टेट्रिस के हैंडहेल्ड राइट्स खरीदने के लिए लंदन निकल जाता है। वो वहां जाकर रॉबर्ट मैक्सवेल और केविन से मिलता है और उनसे टेट्रिस के हैंडहेल्ड डिवाइस के राइट्स को खरीदने की ऑफर करता है। हैंक रॉबर्ट को $25,000 ऑफर करता है, जिसे कि रॉबर्ट तुरंत ही मान जाता है। लेकिन आगे चलकर वो ये राइट हैंक के बदले अतारी, जो कि एक और गेमिंग कंपनी है, उससे $1 लाख में बेचने के लिए मान जाता है, जिसकी न्यूज मिलते ही हैंक की हालत खराब हो जाती है, और केविन की भी। केविन को जैसे ही इस बात का पता चलता है, वो रॉबर्ट को धमकाता है, और अब केविन और हैंक दोनों ही मॉस्को के लिए निकलते हैं, ताकि वो टेट्रिस के राइट्स ले सके। बिजनेस वीजा के लिए महीनों लग सकते थे, और इसीलिए ही वो टूरिस्ट वीजा पर रशिया जाता है, जो कि उसके लिए काफी खतरनाक साबित होगा, क्योंकि अगर वो वहां किसी भी तरह की बिजनेस डील करते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल हो सकती है, क्योंकि उस वक्त रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जहां काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे। जैसे कि एलेक्सी, जो कि टेट्रिस गेम का ओरिजिनल क्रिएटर है, वो उस गेम से किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं कमा सकता। अब हम एक और कैरेक्टर सासा से इंट्रोड्यूस हो पाते हैं, जो कि हैंक के लिए ट्रांसलेटर का काम कर रही होती है, जहां हैंक अब साशा की हेल्प से बेलिको से मिलता है और उनसे टेट्रिस के हैंडहेल्ड डिवाइस के राइट्स खरीदने की बात करता है, और इसके लिए वो उन्हें एक सैंपल भी दिखाता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये होती है कि इलॉर्ग ने कभी भी किसी को टेट्रिस के वीडियो गेम राइट्स नहीं बेचे होते। इलॉर्ग ने सिर्फ कंप्यूटर गेम की राइट्स बेचे होते हैं, और उन्हें लगता है कि हैंक ने ये गेम उनसे चुराई है, जिसके लिए वो उसे जेल में डालने की बात करता है। लेकिन हैंक उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसने कोई चोरी नहीं की, और जरूर उनसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिस्टर बेलिको हैंक को दूसरे दिन मीटिंग में बुलाता है, जहां उन्होंने हैंक,
केविन और रॉबर्ट तीनों को ही बुलाया होता है, लेकिन उन तीनों को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वो लोग आसपास वाले ही रूम में है। बेलिको पहले तो हैंक से कंफर्म करता है कि रॉबर्ट ने उन्हें धोखा दिया है और वीडियो गेम और आर्केड राइट्स चुरा लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट के कुछ लूप होल्स का यूज करके, जहां रॉबर्ट ने उन्हें कंप्यूटर गेम्स का दिलासा दिलाकर वीडियो गेम राइट्स खरीद लिए होते हैं। बेलिको सारी सिचुएशन समझ जाता है और रॉबर्ट को कन्फ्रंट कर पहले तो उससे $1,50,000 में आर्केड राइट्स बेच देता है और एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाता है, जहां उन्होंने कंप्यूटर वर्ड को रिडिफाइन किया होता है, जिसका कि रॉबर्ट को कोई आइडिया नहीं होता और जो हमें आगे पता चलेगा। हैंक उस मीटिंग में एलेक्सी से भी मिलता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। एलेक्सी पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन बाद में सीक्रेटली उसे अपने घर पर इनवाइट करता है, क्योंकि वहाँ किसी भी फॉरेनर को अपने घर पर बुलाना क्राइम माना जाता है। वहाँ केविन को वैलेंटाइन नाम का एक पावरफुल पॉलिटिशियन हेल्प कर रहा होता है टेट्रिस के हैंडहेल्ड राइट्स खरीदने के लिए, जिसके लिए उसने केविन के डैड मैक्सवेल से $4 लाख की डील की होती है, जिसके बारे में केविन को भी नहीं पता होता। हैंक और एलेक्सी दोनों प्रोग्रामर होने की वजह से अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन वैलेंटाइन को ये बात पता चलते ही वो हैंक और एलेक्सी दोनों को ही ब्लैकमेल करने लगता है और केविन को टेट्रिस के हैंडहेल्ड राइट $1 मिलियन में दिलवा देता है, जिसकी पेमेंट उसे एक हफ्ते में देनी होगी। लेकिन यहाँ बेलिको भी इस डील से खुश नहीं होता और वो हैंक को बताता है कि उसके पास एक हफ्ते का टाइम है, अगर वो केविन से अच्छी डील उसे ला कर देता है तो वो हैंडहेल्ड राइट उसे दे सकता है। लेकिन हैंक का घर गिरवी होता है और उसकी पहले की डील्स जो कि आर्केड राइट्स के लिए होती है वो भी कैंसिल हो जाने की वजह से अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते कि वो केविन से बड़ी डील दे सके। केविन को पता चलता है कि हैंक की इंफॉर्मेशन वैलेंटाइन तक जा रही होती है साशा के थ्रू, क्योंकि वो भी एक एजेंट होती है जो कि वैलेंटाइन के लिए काम कर रही होती है और हैंक टोक्यो वापस आ जाता है। हैंक के लिए अब सब खत्म हो चुका था, क्योंकि द गेम बॉय के क्रिएटर मिनोरी और हावर्ड ने मैक्सवेल से डील कर ली होती है हैंडहेल्ड डिवाइस के राइट खरीदने के लिए, जो कि वो वैलेंटाइन के प्रेशर के तहत $1 मिलियन में लेने वाले होते हैं। लेकिन उसी वक्त बेलिको हैंक को एक फैक्स भेजता है कि आर्केड गेम्स के अलावा इलॉर्ग ने किसी भी तरह की राइट्स नहीं सेल किए हैं, क्योंकि अभी भी केविन ने $1 मिलियन नहीं दिए होते हैं, तो डील अभी भी ओपन है। हालांकि ये इंफॉर्मेशन बेलिको और एलेक्सी ने उन्हें पहुंचाई होती है और इसीलिए एलेक्सी को उसके घर से बाहर निकाल दिया जाता है और हैंक तुरंत ही मिनोरी और हावर्ड को कन्विंस कर तुरंत ही अपने साथ मॉस्को ले जाता है, ताकि वो इलॉर्ग से डील कर हैंडहेल्ड और वीडियो गेम राइट्स ले सके। वो लोग तुरंत ही मॉस्को पहुंच बेलिको को $5 मिलियन की डील ऑफर करते हैं हैंडहेल्ड डिवाइस और वीडियो गेम के राइट्स एक्वायर करने के लिए। लेकिन साशा उन्हें प्रोटोकॉल के नाम पर एक दिन का टाइम ले लेती है, जहां रॉबर्ट उन्हें बताता है कि नए कॉन्ट्रैक्ट में कंप्यूटर वर्ड को रीडिफाइन करते ही उनसे वीडियो गेम्स के राइट्स भी जा चुके हैं, मतलब कि अब उनके पास आर्केड गेम्स के अलावा और कोई राइट नहीं है। और मैक्सवेल और केविन तुरंत ही वीडियो गेम के राइट्स एक्वायर करने के लिए मॉस्को पहुंचते हैं। मैक्सवेल और केविन बेलिको के पास वीडियो गेम और हैंडहेल्ड डिवाइस की डील साइन करने ही वाले थे कि हैंक और उसके साथी वहां पहुंच अपनी डील फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सवेल ने उन्हें अभी तक वो $1 मिलियन नहीं दिए होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते। जी हाँ, मूवी की स्टार्टिंग से ही मैक्सवेल की कंपनी बैंकरप्सी की हालत में होती है और इसीलिए ही वो टेट्रिस के राइट्स लेना चाहती थी, ताकि वो उसे निंटेंडो को सेल कर प्रॉफिट जनरेट कर सके। कि तभी मैक्सवेल वैलेंटाइन को लास्ट ऑफर देता है कि अगर वो उसे टेट्रिस की डील दिला देगा तो वो उसे टेट्रिस की 50% ओनरशिप दे देगा। और वैलेंटाइन और उसके एजेंट्स उन लोगों को पकड़ने में लग जाते हैं और साशा भी ये समझ जाती है कि वैलेंटाइन अपनी कंट्री के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने फायदे के लिए उससे ये काम करवा रहा होता है। वैलेंटाइन के आदमी हैंक और उसके साथी को पकड़े उससे पहले ही एलेक्सी वहां पहुंचता है और उन्हें सेव कर एयरपोर्ट पर पहुंचा देता है। हैंक एलेक्सी को प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसका शेयर जरूर देगा। वैलेंटाइन उन्हें एयरपोर्ट पर रोक पाया उससे पहले ही साशा उसे करप्शन और लॉ ब्रेक करने के इल्जाम में अरेस्ट करवा लेती है, जिसके बाद टेट्रिस लॉन्च होता है और एक बहुत बड़ा हिट साबित होता है और हैंक उससे $5 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट करता है और उसके फैमिली के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, जो कि पहले इस गेम की वजह से बिगड़ गए थे। हैंक फिर अपने प्रॉफिट को एलेक्सी के साथ शेयर करता है, उसकी पूरी फैमिली को सैन फ्रांसिस्को में शिफ्ट करवा के, और मैक्सवेल को उसी की कंपनी के एम्प्लॉय की रिटायरमेंट फंड में फ्रॉड करने के चक्कर में एक केस फाइल किया जाता है। वहीं रॉबर्ट कभी भी टेट्रिस के राइट्स ना ले पाने के गम से उभर नहीं पाता और आगे चलकर हैंक की बेटी माया टेट्रिस कंपनी की नई CEO बनती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेसबुक एक चुराया हुआ आइडिया है? इसकी पूरी स्टोरी जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए टैब पे क्लिक कीजिए।